तो भारत एक बहुत बड़े एम्बिशियस प्लान पर काम कर रहा है, एक ऐसा प्लान जो उसे दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है। चलिए इस बड़ी कोशिश को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये वाकई में कितना सक्सेसफुल हो रहा है। देखिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही था चीन। मतलब इंडियन कंपनीज के लिए तो ये सोचना भी मुश्किल था कि वो कभी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर से कम्पीट कर पाएंगी। पर अब लगता है हवा का रुख बदल रहा है। और इस बदलते हुए माहौल को डिक्सन टेक्नोलॉजीज के वाइस चेयरमैन अतुल बी लाल के शब्दों से बेहतर कौन समझा सकता है ना? उनका कहना है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक सुनहरा मौका है, जहां वो टेक्नोलॉजी जायंट्स के साथ मिलकर बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में ला सकते हैं। तो इस बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक चमकते सितारे की, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की कहानी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ये भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। जरा सोचिए, 1994 में इन्होंने सिर्फ टीवीज बनाने से शुरुआत की थी और आज इनके 23 प्लांट्स हैं। सैमसंग, मोटोरोला, शाओमी, जियो, इन सब बड़े ब्रांड्स के लिए ये फोन बनाते हैं। और तो और मोबाइल फोन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इनका 32% का मार्केट शेयर है। लेकिन डिक्सन की ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़े ग्लोबल शिफ्ट का हिस्सा है। चलिए समझते हैं कि ये शिफ्ट आखिर है क्या। ये सब हो रहा है चाइना +1 स्ट्रेटजी की वजह से। अब ये है क्या? देखिए, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और दूसरे रिस्क से बचने के लिए वो चीन के अलावा दूसरे देशों में भी अपने फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। और बस यहीं पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका खुल गया है। तो इस ग्लोबल शिफ्ट का फायदा उठाने के लिए भारत ने एक बहुत ही पावरफुल पॉलिसी बनाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे हम सब PLI स्कीम के नाम से जानते हैं। और ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। सरकार ने इसमें 1.97 लाख करोड़ रुपए यानी $26 बिलियन से भी ज्यादा का दांव लगाया है। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये PLI स्कीम काम कैसे करती है? इसका फंडा बड़ा सिंपल है। सबसे पहले सरकार ने 14 की सेक्टर्स चुने हैं जहां ग्रोथ की सबसे ज्यादा संभावना है। फिर इन सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियों को प्रोडक्शन और सेल्स के टारगेट दिए जाते हैं। कंपनियां इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए भारत में इन्वेस्ट करती हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाती हैं, और जब वो अपने गोल्स अचीव कर लेती हैं तो सरकार उन्हें बढ़े हुए लोकल प्रोडक्शन पर एक तरह का बोनस देती है। मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा इंसेंटिव। सिंपल। और ये स्कीम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस, टेलीकॉम, सोलर पैनल्स, यहाँ तक कि ड्रोन्स जैसे 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स शामिल हैं। मतलब गोल ये है कि पूरे इंडियन इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है, प्लान तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काम कर भी रहा है? चलिए इसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और शुरुआत करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट से। और शुरुआती आंकड़े तो काफी इंप्रेसिव हैं। अगस्त 2024 तक के डेटा को देखें तो इस स्कीम की वजह से निवेश, उत्पादन और रोजगार तीनों में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। ये नंबर्स खुद एक कहानी बयां करते हैं। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर तो एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी बनकर उभरा है। जरा इस चार्ट को देखिए। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट जो FY21 में करीब 23,000 करोड़ रुपए का था, वो FY25 तक बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ये 775% की एक अनबिलीवेबल ग्रोथ है। PLI स्कीम का असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI में भी 69% की भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया भी अब भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर भरोसा कर रही है। और ये कहानी सिर्फ फोन्स की नहीं है। फार्मा सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा टर्नअराउंड देखने को मिला है। पेनिसिलिन जी जैसी क्रिटिकल दवाएं, जिनके लिए हम पहले पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर थे, और अब हम उन्हीं दवाओं के नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो ये सक्सेस स्टोरीज काफी इंस्पायरिंग हैं, लेकिन पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें चैलेंजेस पर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि सच तो ये है कि इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हर जगह एक जैसा नहीं रहा है। जैसे इस डोनट चार्ट को देखिए। सितंबर 2025 तक जो कुल इंसेंटिव अमाउंट तय किया गया था, उसका सिर्फ 12% ही असल में कंपनियों को दिया गया था।
यानी वादा किए गए फंड्स और एक्चुअल डिसबर्समेंट के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। इसके अलावा सारे सेक्टर्स एक ही स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एसीसी बैटरीज और सोलर मॉड्यूल्स जैसे सेक्टर्स में प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन तक पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। तो चैलेंजेस तो हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में लंबा जेस्टेशन पीरियड है, टेक्नोलॉजी गैप्स हैं और कुछ कंपनियां अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल भी कर रही हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें समय तो लगेगा ही। तो इन सारी सफलताओं और चुनौतियों को देखते हुए बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? चलिए इस डिस्कशन को उसके अंतिम पड़ाव पर ले चलते हैं। देखिए, पीएलआई स्कीम का जो अल्टीमेट गोल है वो बिल्कुल क्लियर है, भारत में नए मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस बनाना और देश को आत्मनिर्भर भारत के सपने के और करीब लेकर जाना। ये सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं है, ये एक स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियल बेस बनाने की बात है। तो एम्बिशन बहुत बड़ा है और शुरुआती जीत भी असल है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये एग्जीक्यूशन भारत को दुनिया की अगली ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।